देता हूं, अभिनंदन देता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनादेश 2014 में हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार, और ये हमने अपने दर्शकों को कई बार बताया है कि हम एक एक लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली विधानसभाओं का जायजा ले रहे हैं कि कौन पार्टी वहां आगे है, कौन पार्टी पीछे चल रही है, कौन से मुद्दे हावी हैं, उम्मीदवार का कद कितना मायने रखता है, वगैरह वगैरह। हमने जिन लोकसभा क्षेत्रों का जायजा लिया है विधानसभा वाइज, उनमें फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़ शामिल है। आज हम रोहतक की चर्चा कर रहे हैं। रोहतक में हम 2 विधानसभाओं की चर्चा कर चुके हैं, बादली और झज्जर। बादली में जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, जो विनिंग सिचुएशन है, वो बीजेपी के पक्ष में जा रही है हमारे पैनल के मुताबिक। इसमें कोई मतभेद नहीं है हमारे पैनल में। और झज्जर सुरक्षित सीट का जहां तक सवाल है, वहां जो विनिंग सिचुएशन है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रही है, इसमें भी कोई मतभेद नहीं है। हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हम बहादुरगढ़ की चर्चा करेंगे और बहादुरगढ़ में उम्मीदवार किस तरह से मैदान में है, जरा यह तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बहादुरगढ़ पर नजर डालिए। यहां कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। नरेश कौशिक साहब यहां बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में है। इनेलो की टिकट पर तेजा दलाल चुनाव लड़ रहे हैं और एचजेपी यानी हरियाणा जन चेतना पार्टी की टिकट पर यहां अजीत जांगड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। हम सब ये जानते हैं कि हमारे प्रदेश में हजका यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस और हरियाणा जन चेतना पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। ये सीट एचजेपी के खाते में है जहां तक गठबंधन में टिकट बंटवारे का सवाल है। शक्ति, बहादुरगढ़ में स्थिति क्या दिख रही है? बहादुरगढ़ में इस बार कांग्रेस के लिए राह उतनी आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो देखा था कि एक सीट बहादुरगढ़ ऐसी थी जहां पर ओम प्रकाश धनखड़ ने बढ़त बनाई थी। और खासकर ये दिल्ली से लगता इलाका है, यहाँ पर पूर्वांचल भी हैं और पूर्वांचल के लोग तो रहते ही हैं, इसके अलावा मजदूर तबका भी काफ़ी है जो बाहर से आए हुए लोग हैं। ऐसे में यहाँ पर जो बीजेपी का भी यहाँ पर एज रहता है। और लेकिन बीजेपी में जिस तरह से एचजेपी और हजका के उम्मीदवार हैं जांगड़ा, ये भी उनकी थोड़ा सा वैसे डेंट लगा रहे हैं बीजेपी को। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे राजेंद्र और तेजा पहलवान का जो गणित है, उनका गणित राठी बिगाड़ रहे हैं। राठी इनेलो के बागी हैं, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर काफी रोचक मुकाबला है और ये मुकाबला बीजेपी की तरफ आखिर में जा सकता है। मतलब यहाँ विनिंग पोजीशन आप बहादुरगढ़ में बीजेपी की देख रहे हैं। नरेश कौशिक यहाँ इस वक्त विनिंग सिचुएशन में खड़े हुए शक्ति आपके मुताबिक? बिल्कुल, क्योंकि नफे सिंह राठी ने भी थोड़ा सा खेल बिगाड़ा है, इनेलो का भी और कांग्रेस का भी। और इससे फायदा बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे तर्क यह भी है कि लोकसभा के चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने बढ़त ली थी। गणेश चौहान साहब, सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि नफे सिंह जो राठी हैं इनेलो को छोड़ के गए थे, और अब ओम प्रकाश धनखड़, इसका क्या नाम है अपना, नरेश कौशिक और नफे सिंह राठी की अंदरूनी पैचअप भी हो चुका है लगभग में, ये हमें कुछ जानकारी मिली है। और इसमें जो नरेश कौशिक है वो विनर कैंडिडेट हैं, क्योंकि इनेलो इसलिए कमजोर हुई है कि नफे सिंह राठी ने सबसे ज्यादा जो अगर झटका ली दिया है तो इनेलो को दिया है, लिहाजा बीजेपी की राह आपको यहाँ पर आसान दिख रही है। और गणेश चौहान साहब के मुताबिक भी जो बीजेपी है वो बहादुरगढ़ में विनिंग सिचुएशन में दिखाई दे रही है। बंसल साहब, सहमत हैं सर आप इस बात से? जून साहब 2004 जून साहब, मैं बता दूं आपको, रोज एक बात, रॉबर्ट वडेरा काफ़ी करीबी हैं, उनका जमीनो जमाना काम भी देखते रहते हैं। 2004 में इस इलाके में हुड्डा साहब के कहने से टिकटें मिली थी, लेकिन ये वडेरा साहब के कहने टिकट ले आए थे। 2009 में टिकट ले गए, इस बार टिकट मिलनी थी, पर इस बार उनको बड़ा टक्कर मिल रही है भाजपा के उम्मीदवार नरेश कौशिक से। और इनेलो भी यहाँ पे, इनेलो का भी गढ़ रहा है, नफे सिंह राठी कई बार जीत चुके हैं इनेलो से। लेकिन इस बार चूंकि वो नफे सिंह राठी भाजपा में चले गए थे, भाजपा से टिकट नहीं मिली, वो आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, इसका इनेलो को नुकसान हो रहा है। तो मेरा भी मानना है कि यहाँ पे नरेश के जितने चांसेस बन सकते हैं। यानी बीजेपी बंसल साहब के मुताबिक भी यहाँ विनिंग सिचुएशन में है, विनिंग पोजीशन में दिखाई दे रही है। नरेश कौशल साहब, आप बहादुरगढ़ की स्थिति को किस तरह से सर देख रहे हैं? कोई और दिलचस्प फैक्टर यहां है, या फिर हमारे जो 3 पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है और राठी साहब की जो बागी अंदाज रहा उसका नुकसान इनेलो को, लिहाजा बीजेपी की पोजीशन थोड़ी सी आसान? देखिए राजीव, आपने दिलचस्प पहलू की बात की है, तो मैं इसमें एक पहलू बता सकता हूं कि यहाँ पे आमतौर पर जाट और नॉन जाट का जो है वो ध्रुवीकरण होता रहा है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी रही है। जब
जैसे सोनीपत के एक बार धर्मपाल मलिक खड़े हुए थे और ये परिसीमन में जो पहले ये बहादुरगढ़ जो उसी में आता था ये इलाका, जी। तो यहाँ से नॉन जाट वोट मलिक जी को जो जाट थे उनको मिल गई थी। ये एक्सेप्शनल केस हुआ। उसका कारण क्या था कि भजन लाल की वजह से जो है वो नॉन जाट वोट जो है जाट को मिला था। ये एक रोचक पहलू ऐसे बहुत से होते हैं। और यहाँ पे देखिए हुड्डा ने काफी विकास का काम जो सारा ही रोहतक और झज्जर क्षेत्र, खास करके दीपेंद्र हुड्डा का आप पार्लियामेंट्री क्षेत्र कह सकते हैं, सारे ही क्षेत्र में बहुत विकास। यहाँ पार्ले जी का है, उद्योग बहुत है, पार्ले जी है, लखानी है और हिंदवेयर है और बहुत बड़े उद्योग हैं। और सड़कों का जाल, फ्लाईओवर, बाईपास और संस्थान, शिक्षण संस्थान। तो इस तरह से हम ये तो कह सकते हैं कि जहां तक हुड्डा का सवाल है, हुड्डा के खिलाफत इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन राजेंद्र उनका जहां तक ताल्लुक है, उनके जो पक्ष में ये बात नहीं जाती है। उस कारण जैसे डिस्कस भी हो चुका है कि जाट वोट का जो है बटने का फायदा भी नरेंद्र कौशिक को हो सकता है। जहां तक राठी की बात है वो ठीक है, उनका कोई पैचअप हो भी जाए जो भी है, लेकिन वो भी जो है राठी जो है INLD को नुकसान पहुंचाएंगे और बीजेपी को भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है। नरेश जी, यहाँ से आप भी जीत रहे चुनाव, बहुत ज्यादा जोर लगा दें तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और आने वाले दिनों नरेश जी, यहाँ से आप भी चुनाव आने जीत वाले रहे हैं। दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं चुनाव ना भी जीतूं। नरेश नहीं पवन जी, मैं ना भी जीतूं चाहे, नरेश जीत रहे हैं। आने वाले दिनों में हुड्डा यहाँ पे अगर ज्यादा जोर लगाए, मैं कह रहा मैं नरेश समझ रहा हूँ, मैं समझ तो और बहादुरगढ़ पकौड़ों के लिए बड़ा मशहूर जोर है। लगाए तो एक दो सीटें ऐसी और भी हैं जी, जी। जहां हुड्डा अगर तो हैं जी। जी जी सर, कहें अपनी बात कहें सर प्लीज। पवन जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा बहादुरगढ़ पकौड़ों के लिए बड़ा मशहूर है। बहादुरगढ़ पकौड़ों के लिए बहुत मशहूर है। हाँ हो सकता है हम दोनों ने इकट्ठे खाए हों कभी। तो मैं कुल मिला के यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि आज की स्थिति में यहाँ पे जो नरेश कौशिक है बीजेपी के कैंडिडेट, उनका एज है, वो विनिंग पोजीशन में है। संजय जी, आपकी राय में स्थिति क्या बन रही है बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सर? तो बहादुरगढ़ विधानसभा में एक वैसे राय तो मेरी लगभग वही है जो सबकी बन रही है, बीजेपी का एज है। लेकिन मैं एक विषय की चर्चा करना चाहूंगा। हम लोग आमतौर पर डेवलपमेंट को एक इंडिकेटर मानते हैं कि वो डेवलपमेंट से वोट ट्रांसलेट होती है। ऐसा देखा गया है कि बहुत जगह डेवलपमेंट करने से उल्टा वोट बिखरने लगती है, कि लोगों की एस्पिरेशन बढ़ जाती है और वो और दिल मांग मोर टाइप का हो जाता है। उस हालत में होता यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट है वो इम्पोर्टेंट होता है। जो डेवलपमेंट कहीं हुआ और पता लगा कि कांग्रेस के लोग हैं या किसी खास जाति या समुदाय के लोगों को ही सारे जॉब्स चले जाएंगे, तो दूसरे लोगों में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। तो डेवलपमेंट कई बार नुकसान कर बैठता है। तो क्या आप जो बात बता रहे हैं बहादुरगढ़ उसकी प्रयोगशाला बनेगा इस बार? आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या वो प्रयोग बहादुरगढ़ में होगा संजय जी? ऐसा आपको अंदेशा है, आशंका है? बिल्कुल मुझे अंदेशा है। दूसरे बहादुरगढ़ दिल्ली का आउटस्कर्ट है, तो वो दिल्ली के मूड को बहुत रिप्रेजेंट करता है और दिल्ली आपको पहले से ही कांग्रेस के खिलाफ दिखा चुकी है। जी, हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम बहुत जल्दी से जरा कोसली की चर्चा करना चाहेंगे। कोसली विधानसभा क्षेत्र में स्थिति क्या है, उम्मीदवार किस तरह से मैदान में है, जरा देखिए। कोसली में यादवेंद्र सिंह को मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी की टिकट पर यहां यादवेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने यहां विक्रम सिंह को मैदान में उतारा है। इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर जगदीश यादव यहां चुनाव मैदान में है, जबकि हजका की टिकट पर यहां मनोज यादव चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की टिकट पर यादवेंद्र सिंह, बीजेपी से विक्रम सिंह, इनेलो से जगदीश यादव और हजका से मनोज यादव चुनाव मैदान में। शक्ति, संक्षेप में कोसली क्या इशारा कर रही है इस बार? रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कोसली ऐसा इलाका है जिस पर हुड्डा साहब का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है।
बहुत लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था, जबरदस्त लीड बनाई थी यहाँ से ओम प्रकाश धनखड़ ने बीजेपी के लिए। और यादवेंद्र सिंह जो कि राव इंद्रजीत के भाई हैं, वो भी अभी उनका भी असर उतना नहीं रहा क्योंकि राव इंद्रजीत अब बीजेपी में चले गए हैं। इसके अलावा जगदीश यादव भी मजबूत कैंडिडेट यहाँ इस इलाके में माने जाते हैं। और मनोज यादव हजका के जो उम्मीदवार हैं वो भी गैर जाट का नारा भी उनको थोड़ा सा मजबूती दे रहा है। इसलिए बहुकोणीय मुकाबला है, लेकिन आखिर में यहाँ पर क्योंकि बीजेपी का अगर राव इंद्रजीत का सहारा मिलता है विक्रम सिंह को, तो मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ से निकाल सकती है। लेकिन अभी यहाँ पर कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि हमारे शो का नियम है, बताना पड़ेगा। इसलिए मैं विक्रम सिंह, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ बढ़त बनाई है, लोकसभा चुनाव में बड़ी बढ़त बनाई है, उससे ऐसा लगता है कि विक्रम सिंह निकाल सकते हैं। लेकिन मुकाबला बहुत कांटे का है, मुकाबला कांटे का है। लेकिन आज की तारीख में शक्ति के मुताबिक कोसली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विनिंग सिचुएशन में दिखाई दे रही है। गणेश चौहान साहब सहमत हैं सर, या कोई दूसरी राय? नहीं, बिल्कुल सहमत हूं। और जो कोसली विधानसभा क्षेत्र है, ये राव इंद्रजीत सिंह की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह के भाई भी चुनाव मैदान में है और पिछले 10 सालों से राव इंद्रजीत सिंह का विरोध करते आ रहे हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में एक बैठक करके अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि विक्रम सिंह को जिताएं, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है और अपने भाई को हराने के लिए वो कहीं तक भी जा सकते हैं। तब हम 19 तारीख को यह जरूर देखेंगे कि राव साहब की प्रतिष्ठा बचती है या फिर जाती है। लेकिन आज की तारीख में गणेश चौहान साहब भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी यहां विनिंग सिचुएशन में दिखाई दे रही है। बंसल साहब, आपकी राय क्या है सर? राव इंद्रजीत ने कहा कि हालांकि मैं मन मार के करूंगा, पर मैं इस बार डट के अपने भाई की मुखालफत करूंगा। पहले तो कांग्रेस में होते थे, इंद्रजीत भी कांग्रेस, इस बार इंद्रजीत बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी के उम्मीदवार को जिताना और फिर ये कि उनका भाई है वो दिल खोल के उसके खिलाफ प्रचार करेंगे, बीजेपी उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करेंगे। विनिंग सिचुएशन तो बंसल साहब आपको भी बीजेपी की दिखाई दे रही है कोसली में? बीजेपी का मुकाबला इनेलो से रहेगा, इनेलो से रहेगा मुकाबला, लेकिन विनिंग सिचुएशन बीजेपी। रघुनंदन जी, एक मैं बताना चाहूंगा इसके बीच में कि राव इंद्रजीत सिंह ने एक सीट के लिए, 2 सीटों के लिए बिल्कुल क्लियर मना कर दिया था, बादशाहपुर विधानसभा सीट और महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट के दोनों के लिए मैं प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि उनके विरोध के बावजूद वो सीटें दी गई थी। और अब वो क्या है कि उनकी प्रतिष्ठा इसलिए दांव पे है कि अब उन्होंने अपने भाई को बीजेपी में लाने के लिए और कांग्रेस में जब वो अलग थलग हो गए थे अपने पक्ष में लाने के लिए यज्ञेंद्र को काफी प्रयास किए थे, लेकिन वो हुड्डा से जुड़े रहे, इसलिए नहीं आए। ये भी कारण रहेगा कि यज्ञेंद्र सिंह को हराने। सर, हम कौशल जी से संक्षिप्त टिप्पणी ले लेते हैं। कौशल सर, कोसली क्या इशारा कर रही है? देखिए, यहाँ पे जैसे कि चर्चा की जा चुकी है, यहाँ मैं फिर वही एक तथ्य जो है दोहराना चाहूंगा कि ना केवल ये जो कोसली की सीट है, पहले हम तोशाम की चर्चा कर चुके हैं। तोशाम में भी धर्मवीर के भाई खड़े हुए हैं और धर्मवीर कांग्रेस से इधर चले गए हैं, बीजेपी में है। वहां पर भी लोगों में ये संशय की स्थिति जरूर है। स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो उनके अभी भी गले में ये पेट में ये पच नहीं रही बात के भी ये यादवेंद्र की वाकई मुखालफत करेंगे और यहाँ पे राव इंद्रजीत जो हैं यहाँ पे विक्रम ठेकेदार की दिल से मदद करेंगे। इस बारे में तरह तरह की चर्चाएं चलती हैं, लेकिन ये ठीक है कि उनके चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, इसलिए वो अपनी जो क्लीन इमेज बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और मदद भी करेंगे उसकी ठेकेदार की। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो पलड़ा जो है वो बीजेपी का जो है ठेकेदार का वो भारी प्रतीत होता है। पलड़ा कोसली विधानसभा क्षेत्र में कौशल सर के मुताबिक भी बीजेपी का भारी है। विनिंग सिचुएशन में बीजेपी यहां दिखाई दे रही है। संजय जी, साथ जाना चाहेंगे हमारे चारों पैनलिस्ट के साथ या फिर कोई एक अलग बात, कोई एक अलग राय? जी, मेरी राय बिल्कुल अलग है यहाँ पे। मैं इसको एक परंपरा के ढंग से देखूंगा। पहले दोनों भाई जब साथ होते थे जी, तो एक वोट था जो राव इंद्रजीत खेमे का होता था और दूसरा वोट जिसे जगदीश यादव हमेशा रिप्रेजेंट करते रहे जब जाटू साना था ये जगह और राव इंद्रजीत यहाँ से जीतते थे। तो जगदीश यादव पिछला चुनाव भी बड़े कम मार्जिन से हारे थे। फिर दूसरी होता यह है कि अब अगर ये दोनों भाई अलग अलग पार्टी में चले गए तो ये पार्टी और परिवार की आस्था का प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो हिंदुस्तानी समाज में आप पूरी तरह से पार्टी के नाम पे परिवार की आस्था को नहीं तोड़ सकते। मुझे लगता है राव इंद्रजीत कितना भी प्रयास करें, वो परिवार के प्रति आस्था वाला वोट है वो विभाजित होगा। अगर वो वोट विभाजित हो जाता है जैसा मुझे लग रहा है, तो जगदीश यादव, मेरी आज की स्थिति में मुझे लगता है जगदीश यादव आज भी
काफी मजबूत कैंडिडेट है और वो जीत भी सकते हैं। यानी आप बता रहे हैं कि इनेलो यहां विनिंग सिचुएशन में है, मुकाबला बीजेपी और इनेलो के बीच होगा और संजय जी के मुताबिक इनेलो यहां विनिंग सिचुएशन में खड़ी हुई है। संजय जी मैं ठीक कह रहा हूं सर? यह राजीव जी एक बात मैं कहनी चाहता हूं जी प्लीज सर, प्लीज प्लीज। जी 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 सर, कौशल सर प्लीज अपनी बात। यहाँ पे मैं, हमारे एक सहयोगी ने पहले ये कहा था कि पिछली एक सीट के ऊपर, हाँ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ओम प्रकाश धनखड़ की लीड की बात हुई थी कि पिछली एक विधानसभा की कि वहां पे उनको सिर्फ लीड मिली थी, ऐसा नहीं है। इस सीट के ऊपर, कोसली सीट के ऊपर ओम प्रकाश धनखड़ को बहुत बड़ी लीड प्राप्त हुई थी और कांग्रेस बहुत पीछे रही थी इस सीट के ऊपर, जो पिछले पार्लियामेंट का इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं ये सिर्फ संशोधन के तौर पर बात जी। और हमें अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल इसीलिए नरेश कौशल साहब को तथ्यों और उदाहरणों का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, और जब ये कहा जाता है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। तुरंत हाजिर हो रहे हैं।